स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 11-12 के चैनल पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग, आप लोग टाइटल वाइटल समझ गए होंगे, आज हम लोग लेके आ गए हैं एटम चैप्टर का वन शॉट। ये चैप्टर बहुत छोटा है, मतलब अगर हम लोग इसको वैसे समझें तो ये वन शॉट एक्चुअली डिटेल लेक्चर भी होने वाला है। मतलब ये वन शॉट भी है और आप ये कह सकते हो कि ये चैप्टर वैसे भी बहुत ही छोटा है। मतलब अगर हम ऑफलाइन में भी बात करें तो हम इसको एक संडे की क्लास लेते हैं 2 घंटे 3 घंटे की, और वहाँ पे उसको विद क्वेश्चंस, विद क्रॉस क्वेश्चनिंग, विद लिखना, सब कुछ ये खत्म हो जाता है। तो यहाँ तो आप ये मान के चले कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये चैप्टर वैसे बहुत छोटा है, बट ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग भी। और ये चैप्टर अब और भी छोटा हो जाता है इस साल, क्योंकि इस साल हमारे को, अगर आपने सिलेबस पढ़ा हो तो इस चैप्टर में जितनी भी डेरिवेशंस थी, जो कि काफ़ी, मतलब वही हिस्सा सिर्फ बड़ा था, जितनी भी डेरिवेशंस थी सिवाय डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के, बाकी सब की डेरिवेशन हमारे सिलेबस से हट गई है। सिर्फ बोल रहे हैं कि वहाँ पे उनका आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करना, मतलब उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं या ऐसा कुछ आ सकता है, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन डेरिवेशन नहीं आएगी, ठीक है ना। और तो बचता क्या है? बचते हैं इस चैप्टर में जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर का मॉडल और एक आध फॉर्मूला जिसकी डेरिवेशन करनी है, और बाकी फॉर्मूले जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एटम को डेप्थ में पढ़ने वाले हैं कि ये चैप्टर क्या है, ठीक है जी। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर ले एटम। तो एटम जो वर्ड है उसका अपने आप में मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ जो इनडिविजिबल हो। जैसे कि आप सबको पता है कि डाल्टन जी ने ये बताया था अपने टाइम पे कि एटम को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, तब इसका नाम एटम पड़ा, जो कि इनडिविजिबल होता है। लेकिन बाद में देखा गया कि ऐसा नहीं है, एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, बट ये बहुत बाद में साबित हुआ। तब तक बहुत सालों तक यही माना जाता रहा कि एटम इनडिविजिबल है, एटम टूट नहीं सकता, एटम को हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। बहुत टाइम तक यही माना गया। तो एटम वन शॉट आओ शुरू करते हैं। तब तक अगर मैं आपको बता दूं तो इसका जो पीपीटी वगैरह है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह में शायद ऐप पे या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगी। एंड सेकेंडली हमारा जो बदलाव बैच है जो कि बिल्कुल फ्री चल रहा है, वहाँ पे कंप्लीट रिवीजन चल रही है हमारे साइंस एंड फन ऐप पे, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस डिटेल में कराए जा रहे हैं। तो चैप्टर आप चाहे डिटेल में यहाँ पढ़ते रहो, क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप वहाँ पे आओ, फ्री है, वहाँ पे कोई आपको पैसे नहीं देने। और आप मतलब आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे ये मत लिखो कि क्वेश्चन करा दो, क्योंकि वहाँ तो वो हो ही नहीं, तो और वो पैसा भी नहीं ले रहे हैं कोई, तो वहीं आओ ना यार। थोड़ा सा ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, ऑफलाइन के साथ हो रहे हैं, तो वो सब मज़ा तो है ही। चलो आओ चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय एटम, तो डाल्टन जी ने अपने पोस्टुलेट में कहा था कि एटम कभी टूट नहीं सकता। इसलिए एटम एक वर्ड एटमॉस से आया, जो कि ग्रीक में, जिसका मतलब होता है जो टूट ना सके, मतलब जिसमें कोई और फर्दर कट ना लग सके, उसको हमने एटम कहा था, ठीक है ना। अब जे थॉमसन जी ने एटम का सबसे पहले स्ट्रक्चर दिया था, जो कि बाद में ठीक किया रदरफोर्ड जी ने। और रदरफोर्ड जी के मॉडल में एक छोटी सी गलती, जिसको बाद में ठीक किया नील्स बोर जी ने। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि नील्स बोर जी का जो मॉडल है वो हमारा आखिरी मॉडल था, बट ऐसा नहीं है। उनके बाद हाइजेनबर्ग जी, या फिर आप कह सकते हैं हमारे पास शॉर्टिंजर वेव मॉडल, बहुत सारे मॉडल और आए, क्वांटम मैकेनिकल वेव मॉडल, बट ठीक है, जिसमें सिग्निफिकेंस चेंजेस थे वो यहाँ तक हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं जे थॉमसन जी के मॉडल के बारे में। जे थॉमसन जी ने अपने मॉडल में क्या कहा था, ये आप 9th में भी पढ़ चुके हो या आप 11th में भी पढ़ चुके हो, और ये हमें 12th में भी पढ़ना है। कि जे थॉमसन जी ने कहा था अपने मॉडल में कि जितने भी एटम के अंदर पूरा, पहली बात उन्होंने कहा था एटम स्फेरिकल होता है। इनके मॉडल के कुछ इन्होंने पोस्टुलेट दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा एटम स्फेरिकल होता है। सेकेंड बात इन्होंने कही थी कि पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एटम स्फेरिकल होता है। और ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा आप देख रहे हो, इन्होंने कहा पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरी बात उन्होंने बोली कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज बैठा होता है। जैसे ये जो ग्रीन आप देख रहे हो, उन्होंने कहा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर यूनिफॉर्मली नेगेटिव चार्ज जो है वो बैठा होता है, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। तो क्या क्या बातें गलत थी, क्या क्या सही थी, वो बात की बात है। पहली बात, एटम स्फेरिकल है। दूसरा, पूरे एटम पे चार्ज पॉजिटिव है। और तीसरा, नेगेटिव चार्ज एटम पे यूनिफॉर्मली बैठा हुआ है, ठीक है। चौथा, एक एटम इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल रहेगा, मतलब उस पर जितना ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा। एंड लास्ट में उन्होंने कहा कि एटम का मास यूनिफॉर्म होता है, यानी आप एटम में
बराबर टुकड़े कर दो, आपको हर एक टुकड़े का मास बराबर मिलेगा। ये 5 बातें उन्होंने कही थी। अब ये बातें सही हैं या गलत हैं आप सब जानते हैं। इनमें से इन्होंने जो बोला एटम स्फेरिकल है और एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव होता है, सिर्फ यही बात सही थी, बाकी सारी बातें गलत थी, क्योंकि हम जानते हैं एट प्रेजेंट एटम ऐसा नहीं दिखता है। बट क्योंकि ये पहला मॉडल था और लोगों के लिए इंस्पिरेशन था, तो इनके मॉडल को बहुत सारे लोगों ने क्रिसमस पुडिंग या वाटरमेलन के साथ कंपेयर भी किया था। लाइक वाटरमेलन में जैसे रेड वाला जो पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और जो ब्लैक सीड्स उसमें लगे होते हैं वो नेगेटिव चार्ज हो गया ना। ये सारी अंग्रेजी यहाँ पे लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। एवरी एटम इज यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज स्फेयर होगा, जिसका रेडियस भी इन्होंने कहा 10⁻⁻10 या उससे छोटा ही रहेगा, और एंटायर मास यूनिफॉर्म होगा। नेगेटिव चार्ज ऊपर बैठे होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन्स बोला गया, जो कि जे थॉमसन जी ने ही डिस्कवर किए थे, और वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बैठे होंगे, और एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो न्यूट्रल वाली बात और स्फेयर वाली बात, इन्होंने ये 2 बातें बिल्कुल सही बोली, बाकी सब यहाँ पे गलत ही था। लेकिन ये गलत साबित हुआ कैसे, तो बड़ी कमाल की कहानी है। चलो ये जो लिमिटेशन है वो तो तब आई, लिमिटेशन तब आई जब नील्स बोर जी और रदरफोर्ड जी का मॉडल आया। जैसे रदरफोर्ड जी के मॉडल में अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में कुछ बातें देखने को मिली जो नहीं एक्सपेरिमेंट, लेकिन ये लिमिटेशन तो बाद में बनी ना। जब तक ये मॉडल पढ़ा जा रहा था कोई लिमिटेशन नहीं थी, तो लिमिटेशन पे बाद में आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो रदरफोर्ड जी के, अगर हम हिस्ट्री पे चले तो रदरफोर्ड जी ने एटम के स्ट्रक्चर को देने के लिए एक सेटअप तैयार किया था। एक्चुअली सच्चाई यह है कि जो रदरफोर्ड जी हैं उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन जी के मॉडल को सही प्रूफ करने के लिए किया था। जे थॉमसन जी ने अपना मॉडल देने के लिए कुछ भी प्रूफ नहीं दिया था, बस उन्होंने बातें बोली थी जिनको पोस्टुलेट कहा जाता है। तो अब जे थॉमसन जी की बात को कोई साबित तो नहीं कर पाया था, तो रदरफोर्ड जी को लगा कि यार इतना महान आदमी, इन्होंने सारी बातें बोली होंगी, सही बोली होंगी, तो चलो इसको साबित करते हैं। और उनके इंटेंशंस बहुत साफ थे कि मैं इनके इस मॉडल को सही प्रूफ करूंगा। एंड फॉर दैट उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जो शायद बच्चा जानता है, लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ें तो इन्होंने गोल्ड की फॉयल ली, और अभी हम यहाँ पे सिर्फ गोल्ड का एक सिंगल एटम बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑब्वियस सी बात है पूरी एक फॉयल ली, जिसका अभी हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी पूरा ड्रॉ करेंगे। उन्होंने गोल्ड की फॉयल ली। अभी हम एट प्रेजेंट जानते हैं कि गोल्ड या किसी भी एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है और आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। उस जमाने में तो वो नहीं जानते थे, कोई भी नहीं जानता था। तो रदरफोर्ड जी ने क्या किया, इस गोल्ड फॉयल पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल मारे, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल मारे। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं अगर आपको ना पता हो, ऑल्दो पता होना चाहिए अब तक तो, बट लेट्स से अगर आपको नहीं पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल बनते हैं जब हीलियम से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं ना, तो उसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब अभी के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हीलियम +2 के पार्टिकल। यानी अगर मैं हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो उसके पास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन बचेंगे, उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और अभी के लिए आप ऐसा कह सकते हो कि अल्फा पार्टिकल पे +2 का चार्ज होता है, मोटा मोटा भी ऐसे समझें तो अल्फा पार्टिकल पे +2 चार्ज होता है। तो इन्होंने एक प्रॉपर सेटअप से अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉयल पे मारे। अब जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है, एक्सपेक्टेशंस क्या है। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन जी, पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज है। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन पूरे एटम पे चार्ज पॉजिटिव है, पॉइंट है। लेकिन अगर ऐसा है, और ये रदरफोर्ड जी जे थॉमसन जी की बात को सही साबित करने आए हैं, अगर पूरे एटम पे चार्ज पॉजिटिव है, मान लेते हैं, तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स टकरा के इधर उधर बिखर जाने चाहिए। कॉमन सेंस है, क्यों भाई, अल्फा पार्टिकल पे भी चार्ज प्लस है और पूरे एटम पे भी चार्ज प्लस है। तो जैसे अल्फा पार्टिकल जाने चाहिए एटम पे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स यानी ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स को बिखर जाना चाहिए, टकरा के रिपेल हो जाना चाहिए। बट जो कमाल की ऑब्जर्वेशन देखी गई वो ये थी कि अल्फा पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मतलब लगभग सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स, लगभग सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, सारे के सारे अल्फा पार्टिकल्स जो हैं, आप कह सकते हो 95% से भी ज्यादा, या इससे भी बड़ा नंबर आप मान लो 97% से भी ज्यादा अल्फा पार्टिकल तो उस गोल्ड फॉयल के पार ही हो गए। इमेजिन करते आओ, आप रदरफोर्ड हो,
और आप अपने गुरु, अपने महान, अपने जिनसे आपने सब सीखा है, उनकी एक बात को सही साबित करने के लिए कमरे में बैठते हो, एक दो लोगों के साथ, और मार्शर और ग्रेगर ऐसा करके कुछ नाम है उनका, सरनेम है, उनके साथ बैठते हो। 2 लोग, ये रे ग्रेगर और मार्शर, ये नाम लिखे, इन 2 लोगों के साथ आप बैठते हो और कहते हो यार ठीक है, आज हम जे थॉमसन जी के मॉडल को सही साबित करेंगे। आपकी उम्मीदें, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आप क्या करोगे जब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इसमें से मारोगे, तो वो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो जाएंगे। लेकिन जब आपने मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल मारे और वो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल इधर उधर बिखर गए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पार हो गए, तो आपकी नींद नहीं उड़ जाएगी। मतलब मैं तो शायद अब आने वाली कुछ रातें सो ही नहीं पाऊंगा यार। देखो, टू दी पॉइंट बात करें तो ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन देखने को मिली जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ गई होगी, तीनों की। और ऐसा नहीं है, उन्होंने ये बात, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतनी आसानी से तो डिस्क्लोज नहीं की होगी, इसको बहुत बार रिपीट किया होगा। सोचो, एक सेकेंड सोचो, अगर मैं स्टाइलस को छोड़ूंगा तो ये नीचे गिरेगा, कॉमन सेंस है। अब मान लेते हैं मैं इसको अपने घर की छत पे जाता हूं और स्टाइलस को नीचे छोड़ता हूं, तो ये ऊपर चला जाता है, तो मेरे होश नहीं उड़ जाएंगे, ये क्या हो रहा है। अब मैं कहूंगा शायद गलती से हो गया होगा भाई, मैंने फिर किया, फिर तो ऐसे करने पे मेरे को रात को नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक ऐसी चीज साबित करने जा रहा हूं जिस पे दुनिया टिकी हुई थी और वो गलत हो रही है। तो जे थॉमसन जी के मॉडल को यहाँ पे तो भाई साहब वो तबाह होने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव था हमारी फिजिक्स की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में, साइंस की फील्ड में। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पार हो गए। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो हमें मिली, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन, अच्छा ये सेटअप कैसे किया गया वो हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू, सो atom is mostly empty। ज्यादातर एटम तो खाली ही पड़ा हुआ है, इससे साबित होता है। अच्छा, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो एक सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल थे जो एक सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। बहुत कम थे, मतलब बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल थे जो एक सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। और इससे यह साबित होता है कि एटम पे पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन वो बहुत ही कम जगह पे बैठा हुआ है। एटम पे पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन वो बहुत ही कम जगह पे बैठा हुआ है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट scattered or deviated to certain angle। इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, इससे ये रिप्रेजेंट होता है हेंस पॉजिटिव चार्ज is concentrated to very small part of the एटम, टू वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम। यानी एटम में जो कि पहले माना जा रहा था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पे होता है, ऐसा नहीं है। अब पॉजिटिव चार्ज एटम के बहुत ही कम जगह पे, बहुत ही छोटी जगह पे बैठा हुआ है, क्योंकि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल ऐसे हैं जो एक सर्टेन एंगल पे। यार देखो सुनो, मान लो आपने आपको लगा कि यार मैंने आपके आंखें पट्टी बांध दी, ठीक है, अब मैंने कहा आपके सामने एक दीवार है। अब आपने दीवार पे बहुत सारी बॉल्स फेंकी और वो सारी बॉल्स दीवार पर टकरा के इधर उधर चली गई, ठीक है। लेकिन अगर आपने 50 बॉल फेंकी, लेकिन सिर्फ 1-2 बॉल ही जो सामने वाली बॉल थी वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हुई, बाकी सारी बॉल जो है वो पार हो गई, तो इसका मतलब वो टकरा के वापस ही नहीं आई। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि दीवार का साइज बहुत छोटा है, तो पॉजिटिव चार्ज का साइज बहुत छोटा साबित हुआ है इससे। ये बात समझनी है आपको। और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन थी उसमें तो मजा ही आ गया। कैसे? बहुत ही कम, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि 1 मिलियन में 1, 1 मिलियन में 2, 1 मिलियन में 10, इतना कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल सेम पाथ से रिबाउंड हो गए, सेम पाथ से रिबाउंड हो गए, जो कि ये दिखाता है कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ही डेंस और बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचर का वहां पे है। तो वेरी फ्यू, वेरी, आप कह सकते हो वेरी वेरी फ्यू, भावनाओं को समझो, वेरी वेरी फ्यू सही शब्द नहीं होता, लेकिन भावनाओं को समझो। 1 in a million, 1 मिलियन में 1,
मिलियन से याद आया, हमारे साइंस एंड फन पे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। पहले लग रहा था कि न्यू ईयर पे हो जाएंगे, बट शायद वो नहीं होंगे, लेकिन हाँ ये हमारी जो लोहड़ी फेस्टिवल होता है, शायद उससे पहले हो जाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए, साइंस एंड फन और उसकी पूरी टीम को। कभी भी नहीं सोचा था कि हम इतना, मेरा जो बेटा है उसका लास्ट जो बर्थडे था 12 दिसंबर को 2000, मैं बात कर रहा हूँ 21 की, तब हमारे 100 के हुए थे। और अब हम 12 दिसंबर 2022 को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 मिलियन हो जाएंगे, जो कि एक साल में हुआ। तो मैंने अभी कल पोस्ट भी डाला था कि एक साल 365 लास्ट डेज के अंदर हम लोगों ने 1.1 बिलियन प्लस व्यूज़ जो हैं वो लिए, और 4.7 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर। तो जो भी ये जर्नी है वो लास्ट एक साल के, जहाँ पे आप लोगों ने प्यार दिया, एक छोटे से एडुकेटर को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही प्यार बनाइए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, मतलब 1 मिलियन में एक पार्टिकल गेट रिबाउंडेड। कौन से पार्टिकल्स की बात हो रही है, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स की बात हो रही है भाई। वेरी वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गेट रिबाउंडेड टू सेम पाथ, बिल्कुल सेम पाथ पे क्या हो गए वो रिबाउंड, विच represents positive charge is highly dense and concentrated, और इसी के बाद आपको पता है शायद इन्होंने डिस्कवर कर दिया, hence he discovered न्यूक्लियस, और इसी के बाद इन्होंने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर कर दिया। न्यूक्लियस मतलब है सेंटर होता है, और इन्होंने बताया कि यार इसका मतलब ये तो है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम पे नहीं बैठा है, जैसे कि जे थॉमसन जी का कहना था कि पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज बैठा है। ऐसा तो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जगह पे बैठा, और वो ऑब्वियस सी बात है वो जगह बीच में होगी ताकि इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास घूम सकें और स्टेबिलिटी मिल सके। तो ये तो बात हुई गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की। ये गोल्ड फॉइल है, और ये जो हमने इनके ऊपर मारे हैं वो अल्फा पार्टिकल। अब कॉमन सेंस है, ये पूरा सेटअप कैसे किया गया होगा। आज की डेट में इस सेटअप को बहुत अलग तरीके से करते हैं, लेकिन बेसिक रदरफोर्ड जी ने इस सेटअप को कैसे परफॉर्म करवाया था, रदरफोर्ड जी ने इस सेटअप को कैसे अरेंज करवाया था, ये हमें समझना है। तो रदरफोर्ड जी ने क्या किया था बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक रदरफोर्ड जी ने क्या किया था, यहाँ पे उन्होंने एक लेड चैम्बर लिया, अगेन बेसिक वेरिएशंस आर देयर, और यहाँ पे उन्होंने लिया एक चैम्बर, सबका कोई ना कोई काम है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लेड पीबी चैम्बर, और लेड चैम्बर के अंदर उन्होंने लिया एक रेडियो एक्टिव सोर्स। उस टाइम पे उन्होंने आई गेस पोलोनियम लिया था, बट आज के डेट में हम अगेन रेडियो एक्टिव सोर्सेज बहुत डिफरेंट हो चुके हैं, बट ठीक है अभी के लिए हम इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, पोलोनियम मान लेते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आई होप आपको पता हो कि हर डायरेक्शन में यहाँ पे अल्फा बीटा गामा रेज निकालता है, बट हमें यहाँ से आने वाली जो रेज हैं वो हमें चाहिए। अब हमें इनमें से सिर्फ अल्फा रेज चाहिए, जिसके लिए हम यहाँ पे एक पोलराइड लगा देंगे। आपको भी पोलराइड नहीं पता है, अभी के लिए आप पोलराइड नहीं जानते हो, क्योंकि हमारे सिलेबस में से जो वेव ऑप्टिक्स है वो वेव ऑप्टिक्स में से पोलराइजेशन डिलीट हो गया। बट हाँ अभी के लिए आप कह सकते हो कि ये कुछ छन्नी टाइप का है। ये इस न्यूक्लियर सब्सटेंस से निकलने वाले अल्फा बीटा गामा में से सिर्फ अल्फा को आगे जाने देता है। इट इज़ लाइक छन्नी नहीं होती यार, मान लो आप चाय छान रहे हो, तो चाय छानते वक्त आपको पता है कि छन्नी में से क्या क्या है जो बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल वो जो कि वो सिर्फ चाय होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होता है। इस वाले केस में कुछ पार्टिकल जो हैं वो जाएंगे, जैसे अल्फा बीटा गामा, इन सब का साइज अलग अलग है। साइज मतलब एक्चुअली नहीं है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा अलग अलग पोलराइजेशन पे होता है, अलग अलग लेवल पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हम इनको यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हैं, और यहाँ से हमें एक अल्फा, और ये प्लस ये एक पैरेलल बीम में भी इन्हें कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से आपको अल्फा पार्टिकल की एक पैरेलल बीम मिलती है। तो यहाँ से जो पार्टिकल्स बाहर आते हैं तो वो सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं,
तो यहां आपको बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल मिल जाते हैं। और जैसे ही आपको बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल मिलते हैं, यहां पे हमारी गोल्ड फॉइल इंतजार कर रही होती है। ये हमारी गोल्ड फॉइल होती है, और जैसे ही गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल टकराते हैं वो आसपास फैलते हैं। लेकिन अल्फा पार्टिकल दिखते तो है नहीं। आज की डेट में हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल्स को ग्रीन बीम या इन सब में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि आज की डेट में, लेकिन उस टाइम की बात करें तो अल्फा पार्टिकल विजिबल थोड़ी ना होते थे। तो हम लोगों ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल के आसपास, यहाँ पे शीट के आसपास एक जिंक सल्फाइड की शीट लगा दी थी। हमने इसके आसपास क्या किया था, जिंक सल्फाइड की शीट लगा दी थी। यानी यहाँ पे हमने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए जिंक सल्फाइड की शीट लगा दी थी, जो कि फ्लोरोसेंस करती थी। याद करेंगे 11th क्लास, जिंक सल्फाइड की शीट फ्लोरोसेंस फॉस्फोरोसेंस करती है। मतलब अगर इस पर कुछ भी टकराएगा तो ये एक ग्लो यानी कि चमक देता है। इस पे जो भी अल्फा पार्टिकल या उससे भी छोटे पार्टिकल टकराएंगे तो ये एक बीम देती है। अब आप सब जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो यहाँ से पार ही हो जाएंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो यहाँ से पार ही हो जाएंगे, लेकिन हाँ कुछ पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स टकरा के इधर उधर भी जाएंगे। और यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता था, आप अभी के लिए माइक्रोस्कोप समझ लीजिए, जो इसके आसपास यहाँ पे घूमता था और अलग अलग जगह पे जाके वो अल्फा पार्टिकल्स की रीडिंग को कैलकुलेट करता था। ये डिटेक्टर है, इसको आप माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं, जो इधर घूमता था और अल्फा पार्टिकल्स की रीडिंग लेता था। और उसने क्या देखा कि सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल यहाँ पे उनको चमक दिखी, सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल यहाँ थे, बाकी हर जगह पे इधर 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 या ऊपर ऊपर ऊपर, वहां पे अल्फा पार्टिकल्स बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर थे। और ये एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट। आप सबको पता है हमारे हिस्ट्री के बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट में से ये भी है, जिसने बहुत बड़ा बदलाव लाया। और वो बदलाव ये था कि एटम की शेप ही बदल। देखो अगर आप समझो तो उसके बाद सारे बहुत माइनर से बदलाव थे कि भाई उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, फिर शेल आए, फिर उनका मोमेंटम आया, एनर्जी आई। वो बहुत छोटे छोटे बदलाव थे जो ऐड ऑन होते गए। लेकिन जे थॉमसन जी से लेके रदरफोर्ड जी तक तो ये बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव था एक्चुअली में। जैसे कि अगर आप ऐसा कहो कि एटम का रंग रूप जज्बात सब बदल गया। जे थॉमसन जी के बाद जितने भी मॉडल्स आए उनमें बेसिक चेंजेस हुए। इट इज लाइक मैं आपको बोलूं कि यार हमारा कीपैड वाले फोन से टच स्क्रीन पे आना एक सबसे बड़ा बदलाव था। अब उसके बाद माइन्यूट बदलाव आते जा रहे हैं। वायर से वायरलेस पे आना सबसे बड़ा बदलाव था। उसके बाद फिर वो चीजें माइन्यूट लेवल पे बदलने लग गई। कोई भी जैसे कि स्मार्ट बोर्ड की बात कर लें, व्हाइट बोर्ड से, जैसे चौक वाले बोर्ड से व्हाइट बोर्ड पे आना कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन व्हाइट बोर्ड से स्मार्ट बोर्ड पे आना बहुत बड़ा बदलाव है। और स्मार्ट बोर्ड फिर उसमें बदलाव छोटे आ रहे हैं। हर साल कुछ ना कुछ नए मॉडल्स आते हैं जिसमें माइन्यूट से चेंजेस होते हैं। ऐसे जे थॉमसन से रदरफोर्ड एक बहुत बड़ी जंप थी। उसके बाद छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन होती गई। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे इस ग्राफ को समझें। इस ग्राफ के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कंसेप्चुअली आ सकते हैं। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंगल है कि कितने एंगल पे पार्टिकल स्कैटर हुए, और यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो अगर हम एंगल देखें 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा पार्टिकल है 10 की पावर 7। ये एनसीईआरटी से स्क्रीनशॉट लिया, अगर नहीं दिख रहा है तो एनसीईआरटी से आप देख लीजिए। 10 की पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 इज लाइक 1 करोड़। 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल अगर हम यहाँ देखें तो 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल, सही कह रहा हूं ना मैं। 10 की पावर 6 मतलब 1 मिलियन होता है, तो 10 की पावर 7 मतलब 1 करोड़ हो गया। तो 10 की पावर 7 पार्टिकल थे लगभग 0 डिग्री के एंगल पे, यानी मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो पार ही हो गए। अब अगर हम एंगल की बात करें 180 डिग्री पे, 180 का मतलब है वापस आ जाना बिल्कुल। उस पर आप देख सकते हैं कि ना के बराबर पार्टिकल थे 10, 20, 15, 100, 80, 90। तो अब अगर मान लो 1 करोड़ में 10 पार्टिकल है, 100 पार्टिकल है, तो वही 1 इन अ मिलियन के आसपास का रेशियो जो है वो रहता है। ठीक है जी। तो ये ग्राफ रहता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है, इकलौती डेरिवेशन आप कह सकते हैं इस चैप्टर की, विच इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वैसे इसमें और भी डेरिवेशन थी, वो हमारे सिलेबस से चली गई है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने नोटिस किया हो चाहे ना किया हो पता नहीं, कि जब मैंने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल पे मारा तो अल्फा पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस पे जाके टकराए नहीं। अगर आपने नोटिस किया हो
तो अल्फा पार्टिकल को जब मैंने गोल्ड फॉइल पे मारा तो वो न्यूक्लियस पे जाके टकराए नहीं, वो जाके कोलाइड नहीं हुए, एक्चुअली वो कोलाइड होते भी नहीं हैं, वो न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, वो न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है अभी हम डेरिवेशन में शो करेंगे। कभी भी कोई भी अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस पे जाके टकरा नहीं सकता, उसका एक रीजन है, बात करेंगे। लेकिन कितने डिस्टेंस तक वो करीब उसके जा सकता है, मिनिमम डिस्टेंस वो उनके बीच का कितना कर सकता है, इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, जिसकी बहुत छोटी सी डेरिवेशन भी है जो कि हम आज कर भी लेंगे। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है बच्चों एक एटम, और ये एटम के बीचों बीच हमारे पास बैठा हुआ है न्यूक्लियस। ये एटम के बीचों बीच हमारे पास बैठा हुआ है न्यूक्लियस, ठीक है ना, मान लो बीच में है यार, ठीक है। अब यहां से एक अल्फा पार्टिकल, ये हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल आया और ये अल्फा पार्टिकल हमने इसकी तरफ फेंका, ये अल्फा पार्टिकल हमने इसकी तरफ फेंक दिया, ठीक है। यहां से एक अल्फा पार्टिकल आया जो इसकी तरफ हमने फेंक दिया। अब ये अल्फा पार्टिकल जब इसकी तरफ जाएगा तो हम अभी आपको कह रहे हैं, जो आपको हमारी बात माननी है, कि ये जाएगा 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 और मान लो इतने डिस्टेंस से ये पहले ही टकरा के वापस, मतलब टकराना इज नॉट करेक्ट वर्ड, ये पहले ही वापस आ जाएगा। मैं न्यूक्लियस थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। अब यहां से ही बिना टकराए ये वापस आ जाएगा। तो कितने डिस्टेंस से ही ये वापस आ गया, इसको हम लोग x नॉट से अभी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड दिस इज आर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको हम लोग x नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंड दिस इज आर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये हमारा कितना डिस्टेंस मिनिमम हो पाता है अल्फा पार्टिकल और उस न्यूक्लियस के बीच में। अभी के लिए ये गोल्ड का न्यूक्लियस हो या किसी का भी हो, इसका एटॉमिक नंबर Z है, ध्यान रखना। तो इस पे चार्ज कितना हो गया, Ze। हर एक प्रोटॉन पे चार्ज E होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, और Z इसमें प्रोटॉन्स हैं। और अगर ये अल्फा पार्टिकल है, मान लेते हैं ये अल्फा पार्टिकल आया यहाँ से, अगर ये अल्फा पार्टिकल है तो अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, 2E। अल्फा पार्टिकल क्या होता है मैंने बताया अभी आपको, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन का या 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज है 2E और ये है Ze। अब अगर मुझे ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे एक लॉ का इस्तेमाल करूंगा, और वो है अकॉर्डिंग, मतलब कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी को ना तो कभी हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब सुनो, यहां से मैंने अल्फा पार्टिकल को, ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल आया और मैंने इस अल्फा पार्टिकल को यहां से फेंका, तो क्या वो पार्टिकल यहां जाके रुक जाएगा? आंसर है हाँ, क्योंकि वो रुक के फिर वापस जाएगा। तो जो यहां से जो भी मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसको दी थी, जो भी मैंने उसे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी थी, आप सब मेरे बात से शायद सहमत हो कि वो कन्वर्ट हो जाएगी वहां जाते जाते पोटेंशियल एनर्जी में। जो भी हमने उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी थी वो वहां जाते जाते कन्वर्ट हो जाएगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में। यहां से पार्टिकल फेंका, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी जिसको मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बोल रहा हूँ, और जाते 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 वहां तक पहुंचते पहुंचते उसके पास जो एनर्जी हो जाएगी वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। क्यों? पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये v क्या है? कितनी वेलोसिटी से मैंने उसे फेंका है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला k q1 अपॉन में d² होता है ना भाई। अब इस हिसाब से अगर बात करें तो हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू में उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू k ही रहेगा। अभी q1 जो है इसका चार्ज है विच इज 2e, और q2 जो है विच इज Ze। ये Ze है और ये QE है, कंफ्यूज मत होना। अपॉन में इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x नॉट का स्क्वायर हो गया। सॉरी माय बैड, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज k q1 q2 बाय d ओनली, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ से x नॉट निकालना चाह रहा हूँ जो कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? इनमें से एक 2 है एक z है ना, 2 इंटू में 2 क्या हो जाएगा? 4k Ze², ठीक है, अपॉन में आ जाएगा मेरे पास mv²। अब अगर मैं यहाँ से ओवरऑल x नॉट की वैल्यू आपको बोलूँ तो वो आ जाएगी 4
आप चाहो तो k की जगह 1/4πε0 भी लगा सकते हो, 4kze² अपॉन में mv²। अब इस पूरे फॉर्मूले के अंदर जल्दी से पहली बात तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले में देख के मुझे बताओ जल्दी से, ऐसी कौन सी चीज है जो वेरिएबल है और कौन सी चीज जो है वो कांस्टेंट है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी जल्दी, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं इसमें जो वेरिएबल है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं वो कांस्टेंट है। जल्दी से कमेंट सेक्शन। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो वेरिएबल है और ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कांस्टेंट हैं। मतलब चलो ठीक है, आसान कर देते हैं, टाइम स्टैम्प हो रहा है 30 मिनट के आसपास। आप सिर्फ कमेंट सेक्शन पे ये लिख दो कि इनमें से कौन कौन सी चीजें वेरिएबल है जो चेंज हो सकती है। अगर मेरे पास एक अल्फा पार्टिकल है और मैंने इसको मान लो गोल्ड फॉइल पे मारा, तो इनमें से कौन कौन सी चीज है जो चेंज करी जा सकती है, बस ये बता दो मुझे। कमेंट सेक्शन आंसर से भरा होना चाहिए, बाकी बेकार की चीजों से नहीं। डन है, भर दिया। हाँ यार, जब तक आप आंसर लिख रहे हो मैं एक बात कर लेता हूँ। अभी हो क्या रहा था कि हमारा यार देखो, कई लोग ना मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप ने ऐप लॉन्च कर दिया अपना, आप यूट्यूब पे 5 मिलियन होने वाले हैं, अब आप फंडिंग उठाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे और पढ़ाना बंद कर देंगे। तो मैं उनको बता दूं कि मैं यानी कि आशु भाई, देखो लाइफ पे मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, आप इसको चाहे रिकॉर्ड कर लेना, इसको डाउनलोड कर लेना, अपने पास रख लेना, कि मैं पढ़ाना तब बंद करूंगा जब मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँगा। मतलब कि या तो मैं कोई बीमार हो गया या मैं इस हालत में नहीं हूं कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ, ओनली इन दैट केस मैं अपने जीवन में कभी भी पढ़ाना बंद नहीं करने वाला, चाहे वो मैं ऑफलाइन पढ़ाता रहूं, चाहे वो मैं ऑनलाइन पढ़ाता रहूं। क्योंकि एक टीचर के लिए ये एक बहुत मतलब शायद आपको नहीं पता, हमारी पूरी टीम में जब भी कोई मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे किसी ऐसे कंटेंट के ऊपर बात हो रही थी जो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं रहता है, मतलब कि जहाँ पे बात हो रही है कि ये ऐप कैसे डिज़ाइन करना है, या बात हो रही है कि इसमें कितना पैसा लगना चाहिए कितना नहीं, मैं उन मीटिंग्स में नहीं बैठता हूँ। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं अभी भी अपने आप को एक टीचर मानता हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं आप यूट्यूबर हैं, कई लोग बोलते हैं मुझे आप इन्फ्लुएंसर हैं, कई लोग पता नहीं क्या क्या, कई लोग मुझे बोलते हैं आप कंपनी के CEO हैं, ऐसे ऐसा भी बोलते हैं। और हाँ, लिंक्डइन पे मैंने डाला भी हुआ है। बट अभी भी मैं ये मानता हूँ और शायद मैं जीवन भर मानता रहूँगा कि मैं एक टीचर ही हूँ। और अगर मुझे ऐसा लगता है अगर मैंने जिस दिन पढ़ाना बंद कर दिया उस दिन मैं ख़त्म हो जाऊँगा। क्योंकि रीज़न बिंग, क्योंकि एक टीचर को एक टीचर बने रहना बहुत ज़रूरी है। बस हाँ, ये ऐसा होता है कि जीवन में कुछ फेज़ आता है जहाँ पे आप बहुत बिजी हो जाते हो, जिस वजह से कंटेंट थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आप नोटिस करें तो 9th 10th और 11th 12th के चैनल पे लगभग ऐसा हो रहा है कि मेरी रोज़ वीडियोस आ रही हैं। अब ऐसा होता है कि 12th की वीडियोस की बारी थोड़ी सी लेट, क्योंकि यार देखो 11th पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है इन शॉर्ट कि आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो तब तक हम लोग यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट 2 के सिलेबस के चैप्टर करा चुके होंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। लेकिन पॉइंट ये है कि लाइफ में कुछ फेज ऐसे होते हैं जहाँ पे हम बहुत बिजी हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ हम बहुत फ्री होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब मैं आगे जाके आपको इतने लेक्चर दूं कि तुमने सोची नहीं होगी, तुम्हारा भाई तुम्हें इतने लेक्चर दे कि तुमने सोची नहीं होगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है, तुम कहो यार ये तो बंदा रोज ही वन शॉट डाल रहा है, तो बंदा रोज ही वीडियो डाल रहा है और आप पक जाओ, ऐसा भी हो सकता है, बात समझना। क्योंकि फेज होता है, 1 महीना ऐप लॉन्च हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, हम लोग बहुत बिजी हो गए और अब हो सकता है हम आगे जाके बहुत फ्री हो जाए, हमारे पास काम धंधा ना हो, बेरोजगार हो जाए और हम वीडियो पे वीडियो ही डालते रहे आपके लिए। तो बैलेंस बना के रखना होता है, ठीक है। अब आपने कमेंट सेक्शन पे, मैंने बहुत बकवास कर ली, कमेंट सेक्शन पे आपने आंसर लिख दिया होगा आई गेस, और आंसर में आपने लिखा होगा कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है उसके फॉर्मूले में सिर्फ एक ही चीज है जो वेरिएबल है और वो है वेलोसिटी। अब क्योंकि 4k(z)(e)² और m ये तो कांस्टेंट था, बचा कौन, वेलोसिटी। अब आप मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 0 कब हो सकता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 0 कब हो सकता है। तो आंसर है 0 तब होगा जब वेलोसिटी इनफाइनाइट होगी, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे मैं एक लाइन लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कांट बी 0, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्यों, क्योंकि
इनमें से ऐसी कोई भी चीज नहीं है जैसे ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता अल्फा पार्टिकल और एटम के लिए। हाँ, अगर आप न्यूट्रॉन फेंक के मार रहे हो तो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, वो तो फिर लॉजिक ही नहीं है। और या फिर आप मास को इनफाइनाइट कर दो या फिर वेलोसिटी को इनफाइनाइट कर दो। मास इनफाइनाइट हो नहीं सकता, वेलोसिटी इनफाइनाइट हो नहीं सकती, तो अल्टीमेटली एक्स जो है नॉट, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। पॉइंट है। इसके बाद एक टॉपिक आता है, छोटा टॉपिक है, ओरल टॉपिक है, विच इज इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? बहुत बेसिक सा, बहुत इजी सा टॉपिक है। इंपैक्ट पैरामीटर को अगर मैं यहां पे समझाऊं आपको, ये वाला जगह सही रहेगी। ये मेरे पास एक एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है, ठीक है ना। यहां से एक अल्फा पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल आ रहा है, लेट्स से अभी के लिए अल्फा पार्टिकल आ रहा है, यहां से एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये उसकी वेलोसिटी है। ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है और ये उसकी वेलोसिटी है। तो अल्फा पार्टिकल, यहां से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जाएगा, मतलब निकलना चाहेगा, तो जो इसकी ऑब्वियस सी बात है ये यहां चला जाएगा क्योंकि ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा एक सर्टेन एंगल पे न्यूक्लियस से, वो बात नहीं है। एटम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, न्यूक्लियस के जितना पास से निकलेगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होएगा, वो हम जानते हैं। ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यह सवाल क्या पूछता हूं, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, ये जो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो न्यूक्लियस का सेंटर है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है और ये जो न्यूक्लियस का सेंटर है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, पहली बात तो इसको इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर, इनके बीच का एंगल, इसे इंपैक्ट पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। अब आप मुझे इतना बता दो, इंपैक्ट पैरामीटर यानी बीटा और डिफ्लेक्शन यानी कि थीटा, बीटा मतलब बी सॉरी, और थीटा में क्या रिलेशन है? मतलब इंपैक्ट पैरामीटर क्या है? दोबारा से, न्यूक्लियस का सेंटर और जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, उनके बीच का डिस्टेंस। अब बताओ, अगर इंपैक्ट पैरामीटर कम हुआ, अगर इंपैक्ट पैरामीटर कम हुआ, इसका मतलब ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत करीब है, और अगर ये न्यूक्लियस के बहुत करीब है तो जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होगा। और ऐसे ही अगर इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा हुआ, अगर इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा हुआ यानी ये बीटा, ये बी ज्यादा हुआ, तो डिफ्लेक्शन कम होगा, बढ़ता जाएगा तो एक ऐसा लेवल आएगा डिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। छोटा टॉपिक है ये, इसकी डेफिनेशन। और ये लार्ज, अगर लार्ज इंपैक्ट पैरामीटर है तो फोर्स जो है वो कम लगेगी, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। 1 मिनट लगा के इसको पढ़ लो, ये सारे पॉइंटर्स एक बार रीड कर लो, सिंपल सा लॉजिक है, ये सारे पॉइंटर्स एक बार रीड कर लो, डन। चाहे वीडियो को पॉज करके कर लो, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रदरफोर्ड जी के मॉडल की लिमिटेशन आएगी, और फिर हम लोग चाहे एक बार यहाँ पे चल लें कि हमारे पास कहाँ गया भाई, लिमिटेशंस ऑफ जे थॉमसन में ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए ये जो एंगल की स्कैटरिंग हो रही है उस वाली बात को। तो मैंने कहा ना आपको, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पढ़ लोगे कि रदरफोर्ड जी ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। अब जो फर्स्ट वाली लिमिटेशन है कि इन्होंने स्पेक्ट्रम सीरीज के बारे में नहीं बताया, अब हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को स्पेक्ट्रम सीरीज ही ना पता हो, जो कि नील्स बोर जी ने दी थी। नील्स बोर जी ने जब स्पेक्ट्रम सीरीज दी थी तो इनके मॉडल से वो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, तो ऑब्वियस बात है वो इनकी लिमिटेशन बन गई। तो ये दोनों लिमिटेशन बाद की बात है, लेकिन पहले आपको ये पढ़ना होगा ना, वो अपने आप फिर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड जी के एटम में क्या लिमिटेशन थी उनके स्ट्रक्चर में। तो उन्होंने ये तो बता दिया कि बीच में न्यूक्लियस होगा, ये बता दिया कि नेगेटिव चार्ज आसपास घूम रहे होंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि देखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थ्योरी, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस हिसाब से जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा होता है, घूम रहा होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, उसका मोशन एक्सेलरेटेड होता है, तो हमेशा वो एनर्जी रेडिएट करता है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब भी एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, एक्सेलरेशन कर रहा होता है, तो उसकी एनर्जी कम होती रहनी चाहिए। अब अगर उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, तो एक ऐसा लेवल आएगा कि उसे घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं गिर पाता है, मतलब वो नहीं गिरता। हम सब जानते हैं, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरते हैं, लेकिन गिरने चाहिए। तो जब रदरफोर्ड जी से पूछा गया कि यार व्हाट इज द रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, तो आप बताओ कि वो स्टेबल कैसे है।
आपको हमें बताना है कि वो स्टेबल कैसे, उसे स्टेबल नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल कैसे है। तो रदरफोर्ड जी का आंसर था कि मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। उनको इसका ओके, वापस आ जाओ बच्चों, इंस्टाग्राम से वापस आ जाओ। उन्होंने कहा मुझे इसका आंसर नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। एग्जैक्टली उन्होंने यही कहा था बेटा, यहीं से तो ये रील वायरल हुई थी। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि यार एटम की स्टेबिलिटी का कारण क्या है, तो उनके पास आंसर नहीं था इस बात का, और ये इनकी लिमिटेशन बन गई। फिर इस लिमिटेशन को पूरा करने के लिए हमारे महान योद्धा आए, जिनका नाम आप जानते हैं, जिस महान योद्धा का नाम है बच्चों नील्स बोर, है ना जी। उन्होंने इस लिमिटेशन को पूरा किया। कैसे किया हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे एक नया फेज शुरू होने वाला है नील्स बोर जी का, जो कि अब ज्यादा देर का बचा नहीं है। मतलब अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि आधे घंटे का लेक्चर हमारा, कितनी देर का लेक्चर हो गया, 40 मिनट का हो गया, तो 1 घंटा 10 मिनट के आसपास हम लोग ये लेक्चर जो है वो जाएगा। बट मेरी रिक्वेस्ट रहेगी अभी आप प्लीज इस वीडियो को चाहे यहाँ पे पॉज कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, पर आप पिछला वाला सारा हिस्सा पढ़ लो, ठीक है भाई। अब आगे बात अगर हम लोग करें तो हमारे पास अब टॉपिक आता है नील्स बोर जी का मॉडल। अब रदरफोर्ड जी के मॉडल में एक छोटी सी गलती, छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी, गलती को नील्स बोर जी ने कैसे ठीक किया ये हमें समझना होगा। अब ये टॉपिक वैसे तो बहुत बड़ा था, लेकिन अब ये छोटा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें अब डेरिवेशंस जो है वो नहीं करनी है, ठीक है ना। इस चैप्टर में अब हमें क्या नहीं करनी है, डेरिवेशन। ऑल्दो आप में से किसी के भी एग्जाम में हो सकता है, यहाँ पे सारे सीबीएसई बोर्ड वाले ना हो, ऑब्वियसली बात है, तो आप में से किसी के भी एग्जाम में अगर इसकी डेरिवेशंस आ रही हैं तो आप इस कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा। मैं ऐसा करूंगा कि एक लेक्चर वगैरह लेके इसकी डेरिवेशंस भी आपको करा दूंगा। पर अभी के लिए अगर हम लोग सीबीएसई बोर्ड के रिस्पेक्ट से बात करें तो हमें इसकी डेरिवेशंस जो है वो नहीं करनी है। आपको लगे कि यार नहीं यार हमारे तो एग्जाम में आ रही है सर, प्लीज़ हमें करा दीजिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपको बताया कि मैं आपको इसकी डेरिवेशंस जो है वो करवा दूंगा। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ फॉर्मुलेशंस पे बात करनी है, उससे पहले हमें थ्योरी की बात करनी है कि नील्स बोर जी के मॉडल में अलग क्या था। तो सबसे पहली बात तो उन्होंने बेसिक बात तो सेम बोली कि एक एटम होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। लेकिन आई होप आपको 9th और 11th क्लास से याद हो कि उन्होंने एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था, वो था शेल्स का। उनके हिसाब से एटम के न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स बस ऐसे ही नहीं घूम रहे होते हैं, फिक्स शेल्स में घूम रहे होते हैं, और उन शेल्स में भी घूमते वक्त उनका एंगुलर मोमेंटम वगैरह फिक्स रहता है। और पढ़ते हैं नील्स बोर जी के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने जो एटम दिया, स्ट्रक्चर दिया, उसकी पहली पोस्टुलेट क्या थी कि एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल कोर कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि उसके पहले वाली प्रॉपर्टी के साथ जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके आसपास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो घूम रहे होते हैं, ये हम जानते हैं। घूमने के लिए उन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चाहिए होती है। लेकिन सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं, उनका एक सर्टन एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम मतलब एल को हम लोग MVR भी बोलते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ तो उन्होंने कहा उसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा एल जो होता है वो MVR होता है, जो कि NH/2 के बराबर होगा। मतलब उन्होंने ये प्रूव किया कि एक इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास घूमता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको हम MVR भी बोलते हैं, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 यानी NH/2 होता है। यहाँ पे NH/2 होता है। यहाँ पे जो N है वो एक इंटीजर है, आप कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, वो है। पहला शेल है तो L की जगह 1 आ जाएगा, दूसरा तो N की जगह 2 आ जाएगा, तीसरा तो N की जगह 3 आ जाएगा। तो L जो है वो MVR है, और MVR हमेशा NH/2 के बराबर होगा। प्लस उन्होंने अपने अगले पोस्टुलेट में बोला कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक एटम में घूम रहा होता है तो वो कोई एनर्जी रिलीज या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता जब तक वो एक शेल में घूमता है। और ऐसा उन्होंने सिर्फ बोला नहीं। अब आप कहोगे ये तो नील्स बोर जी भी बोल सकते थे कि सॉरी, ये तो जे थॉमसन के बाद जो मॉडल है रदरफोर्ड जी भी बोल सकते थे कि यार एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। बोलने से कुछ नहीं होता ना, करने से होता है। तो इन्होंने फॉर्मूला डिराइव करके बताया कि देखो जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। देखो एक इलेक्ट्रॉन जब एक शेल में घूमता है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहती है। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ तब चेंज होती है जब वो शेल को चेंज करता है, जब वो शेल को चेंज करता है। तो ध्यान से सुनिएगा आप, इन्होंने बहुत सारी डेरिवेशंस दी जिसके ऊपर हम बात करेंगे अभी। इन्होंने कहा लेकिन अगर एक एटम की एनर्जी मान लो एक शेल में घूम रहा है, फर्स्ट शेल, और एक वो फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में चला जाता है, तो कितनी एनर्जी में चेंज आएगा, E2 - E1, वो किसके बराबर होगा, डेल्टा E के। वो किसके बराबर होगा, डेल्टा E के। अब ये डेल्टा E कैसे निकालेंगे वो सब मैं आपको बता रहा हूँ,
लेकिन उन्होंने सिर्फ इस वाले पॉस्टुलेट में इतना कहा, आप समझें कि एक इलेक्ट्रॉन अगर एक शेल में घूम रहा है तो कोई एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब तब करेगा जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाता है। अब यहां पे उन्होंने हमें बहुत सारे फॉर्मुलेशंस दिए, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला उन्होंने रेडियस का दिया जो था 0.529 n स्क्वायर बाय z। उन्होंने एक रेडियस का फॉर्मूला दिया, वो था 0.529 n स्क्वायर बाय z, और ध्यान रहे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में था। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बट अगेन दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि उन्होंने रेडियस का एक फॉर्मूला दिया, और डेरिवेशन बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूमने के लिए तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगी जो कि mv² होती है, जो कि उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिल रही होगी, विच इज k q1 q2 r², और दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। अगेन दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि जो रेडियस हमारे पास है वो 0.529 n स्क्वायर बाय z आया। यहाँ पे n क्या है? n है आपका शेल क्या है, और z क्या है? z है आपका एटॉमिक नंबर क्या है। अब एक शेल में घूमते हुए किसी का भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और z तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अनलाइक जो रदरफोर्ड जी की लिमिटेशन थी कि रेडियस धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए, उसे न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उसका रेडियस कांस्टेंट रहेगा और वो एक ही रेडियस पे घूमता रहेगा। ये तो उन्होंने प्रूफ किया ही किया। साथ ही साथ उन्होंने हर एक एटम की टोटल एनर्जी को भी निकाला एक इलेक्ट्रॉन की, जिसका फॉर्मूला -13.6 z² बाय n² आया, और ये वाला आंसर भी SI यूनिट्स में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। उनके हिसाब से अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एक शेल में घूमेगा तो उसकी एनर्जी कितनी रहेगी? -13.6 z² बाय n²। लेकिन ध्यान रहे ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, ये बात आप नहीं भूलेंगे। जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, ये बात अगर आप भूल गए तो मामला खराब हो जाएगा। जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा, ये बात बस आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा। जूल में कन्वर्ट करने के लिए 7.6 इंटू में 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में कूदेगा तो क्या होगा? सुनो, मान लो एक इलेक्ट्रॉन डेल्टा E आपको निकालना है और वो E2 E1 यानी N1 शेल से N2 में कूदा, तो डेल्टा E कैसे निकालेंगे? देखो, E2 के लिए क्या करेंगे? -13.6 z² बाय n2 का स्क्वायर -13.6 z² बाय n1 का स्क्वायर। z तो सेम ही रहेगा, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा। तो यहां से अगर मैं डेल्टा E निकालना चाहूं तो मेरे पास 13.6 z² कॉमन आ जाता है, 13.6 z² कॉमन आ जाता है, अंदर 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर जो है वो बच जाएगा। 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर बच जाएगा, और दिस इज बेसिकली दी एनर्जी हमारे पास जो आ गई। ये एनर्जी का फॉर्मूला कब लगाना है? जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल में घूम रहा हो, अपने आराम से चिल मार रहा हो। लेकिन अगर वो एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, और अगेन आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास आएगा। और इसके ऊपर एनसीईआरटी में बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं। ध्यान, एनसीईआरटी तो इसकी बहुत ही मक्खन है, सिर्फ 2-4 फॉर्मूलों के ऊपर पूरी एनसीईआरटी निपट जाती है। ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना। अभी और भी आ रहे हैं, बट हाँ ये मेन फॉर्मूले हमारे पास हैं। अब कमाल की बात ये भी है कि उन्होंने इसी एनर्जी को वेवलेंथ में भी कन्वर्ट किया। आप सब 11th क्लास से जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला hc/λ भी होता है। तो 13.6 z² 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर आ गया। अब यहां से अगर मैं सिर्फ 1/ वेवलेंथ रहने दूं, बाकी सब उधर ले जाऊं, तो 13.6 अपॉन में hc, ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, और साथ में z² तो है ही, 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। ये सारा आंसर अब आपने जूल में कन्वर्ट नहीं किया अभी तक, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रहा है। लेकिन अगर आप ये सारा आंसर SI यूनिट में कन्वर्ट कर दो तो पहली बात तो 1/ वेवलेंथ को वेव नंबर भी कहते हैं, और अगर आप इस पूरे को SI यूनिट में निकाल देते हो तो यहाँ पे R यानी कि रेडबर्ग्स 13.6 एक कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपने 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 लगाया होगा। अगेन उसकी भी टेंशन नहीं है। उन सबको सॉल्व करके यहाँ पे एक नया कांस्टेंट आ जाएगा R, जिसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट जो है वो कहते हैं। अलग अलग यूनिट्स में इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, कॉमन सेंस लगाओ, एग्जाम में आपको गिवन आएगी। बट जनरली 1077977700 राउंड ऑफ भी कर देते हैं,
कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आपको इसकी वैल्यू दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में, मतलब कभी कभार आपको सेंटीमीटर में दे देता है, मीटर में, तो वो अलग अलग वैल्यूज हैं, आपको क्वेश्चन में गिवन आएगी। लेकिन इस आर, ये एक आर एक नया कांस्टेंट है और इसको रेडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ से आप वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी देखो ये क्या है, ये है एनर्जी जो रिलीज होगी जब एक एटम एक शेल से दूसरे शेल में अपने इलेक्ट्रॉन को भेजेगा। अब अगर वो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे रेडिएशंस निकलेंगी, रेडिएशंस होंगी तो वो वेव होंगी तो उनकी वेवलेंथ वगैरह होगी, जिसको इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। और अगेन ये कोई फॉर्मूले नए फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूले आपके जीवन के पुराने फॉर्मूले हैं। ऐसा अगर आपको नए लग रहे तो भाई साहब बहुत बड़ी गलती हो रही है, ये नए फॉर्मूले नहीं है, ये आपके जीवन के पुराने फॉर्मूले, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बात और है, अगेन इसका भी प्रूफ है, बट ठीक है, जो टोटल एनर्जी हमारे पास आई है एक शेल में घूमने के लिए, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के माइनस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है, हेंस लगाना सही नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद करना है। मान लो एक एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, आपको उसकी टोटल एनर्जी दे दी गई है जो कि ई है, ई टोटल एनर्जी होती है ना 13.6 Z² माइनस का, तो काइनेटिक एनर्जी उसके माइनस के बराबर होता है। जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के माइनस के बराबर होता है। और वहीं पे ये भी ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखो अब जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले मुझे इतना बताओ, अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, कमेंट सेक्शन, टाइम स्टैम्प देख लेना, शायद 50 मिनट 51 मिनट जो भी हो रहे होंगे, टाइम स्टैम्प पे बताओ अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी जो है वो होंगी, जल्दी से बताओ, उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होंगी। तो आंसर है दो ही एनर्जी होंगी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जितनी भी होगी उसके -1/2 कर दोगे पोटेंशियल एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है। तो ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है जो आपको एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है जिस पे काम आएगा। मतलब अगर आपने टोटल एनर्जी निकाल ली तो ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी उतनी ही होगी, बस माइनस की है, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के दुगने के माइनस के बराबर होगी, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली द पॉइंट इज कि ये सारे रिलेशन हमने डिराइव करने थे वैसे तो, जिसमें 1 घंटा और लगता होता था, बट अब वो इस साल नहीं है, हमें सिर्फ इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह करने हैं। डन, ओके। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये पेज हमारे लिए खाली रह जाता है, तो यहाँ पे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हमारे पास आ जाता है, विच इज एनर्जी लेवल डायग्राम, और वी कैन से दैट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एनर्जी लेवल डायग्राम, और वी कैन ऑल्सो नेम इट एज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नील्स बोर जी ने ये जो सारी कैलकुलेशन की थी वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए की थी, ये सारी कैलकुलेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए उन्होंने की थी, ये सारी कैलकुलेशन। और उस कैलकुलेशन से उनको जो एनर्जी और वेवलेंथ का फॉर्मूला मिला, वहाँ पे बहुत अजीब सी चीज़ें देखने को मिली। वो क्या थी आओ जरा समझें। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हमारे पास 1/λ इज इक्वल टू R(Z²) 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर आया है, सही कह रहा हूँ। अब अगर मैं N1 और N2 की वैल्यूज को चेंज करूंगा, अगर मैं N1 और N2 की वैल्यू को चेंज करता हूं तो ऑटोमेटिकली लैम्डा चेंज होगा, और लैम्डा चेंज होगा तो मुझे अलग अलग प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिल सकते हैं। कभी मुझे अल्ट्रा वायलेट मिल सकती है, कहीं मुझे विजिबल मिल सकती है, कहीं मुझे इंफ्रारेड मिल सकती है, और उसी कारण से हमें एक स्पेक्ट्रम मिला। ये स्पेक्ट्रम क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूँ यहाँ बना के। उसी कारण हमें एक स्पेक्ट्रम यानी कि एक पैटर्न मिला। वो पैटर्न क्या था? पहली बात तो अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से कूदता है, सेकेंड शेल से कूदता है, थर्ड शेल से कूदता है, फोर्थ शेल से कूदता है, फिफ्थ शेल से कूदता है और सिक्स्थ शेल से कूदता है, तो वो अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ निकालेगा जो अलग अलग रेंज में होंगी। जैसे कि मान लो टाइप्स ऑफ वेव लिख देते हैं पहले यहां। मान लो एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से कूदता है, कहां? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं पे भी। सेकेंड से कूदता है कहां? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहीं पे भी। थर्ड से कूदता है कहां? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कहीं पे भी। फोर्थ से कूदता है कहां? फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, कहीं पे भी। और फिफ्थ से कूदता है कहां? सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, कहीं पे भी। और सिक्स्थ से कूदता है कहां? सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, कहीं पे भी।
तो वो एक यूनिक प्रकार की वेवलेंथ रिलीज करेगा। और वो वेवलेंथ किस रेंज में होगी, जब ये ऑब्जर्व किया गया तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखने को आई कि जब वो पहले वाले शेल से कूदता है तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो निकालता है, और ये सारी कहानियां लिखी भी है। दूसरे शेल से कूदेगा तो वो विजिबल रेज निकालेगा। दूसरे शेल से अगर वो कूदता है तो वो विजिबल रेज जो है वो निकालेगा। दूसरे शेल से अगर वो कूदता है तो वो विजिबल रेज निकालेगा। तीसरे से कूदेगा तो वो इंफ्रा रेड निकालेगा। चौथे से कूदेगा तो भी वो इंफ्रा रेड निकालेगा। पांचवे से कूदेगा, छठे से कूदेगा, कहीं से भी कूदे वो इंफ्रा रेड निकालेगा। अब इन सीरीज का कुछ नाम भी है जो कि इन साइंटिस्ट्स के ही नाम पे आए गए से, जैसे कि लाइमन, ये नाम आपने सुने हुए हैं यार, बामर, पैस्टन, ब्रैकेट, पीफंड, हम्फ्री। इसको याद करने का एक तरीका होता है लो ब्लड प्रेशर हाई, बाकी ऐसे भी याद हो जाते हैं, है ना। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से कूदेगा तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो कैलकुलेट करके निकालेगा, मतलब निकालेगा तो आप अल्ट्रा वायलेट रेज में पहुंचेगा। अब आप देखें तो ये एक स्पेक्ट्रम है, एक पैटर्न है, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा, ऐसे आएगा, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा। इट इज लाइक टोनी कक्कड़ जी का गाना, कुर्ता पजामा काला काला का। हाउ क्रिएटिव, अभी बना है, देख लो हाउ क्रिएटिव आई एम। कुर्ता पजामा काला काला काला, मतलब अल्टीमेटली कहने का था ये वही फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रा इंफ्रा इंफ्रा। तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और अगर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है तो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूदे, कहीं पे भी जाए, वो एक सर्टेन स्पेक्ट्रम बनाएगा, एक पैटर्न बनाएगा, ठीक है जी, इसलिए इसको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपको बोल देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज का जो थर्ड शेल में कूदा, अब अगर तो वेवलेंथ निकालो। अब वो थर्ड शेल में कूदा लेकिन लाइमन सीरीज का है तो N1 क्या होगा, फर्स्ट। वेवलेंथ का ये फॉर्मूला है, इसके जगह फर्स्ट, इसके जगह थर्ड डाल देंगे। एक इलेक्ट्रॉन है जो ब्रैकेट सीरीज से कूद के एटम के बाहर चला गया, तो N2 क्या लेंगे, इनफाइनाइट, लेकिन N1 क्या लेंगे, 4, N1 लेंगे 4, N2 लेंगे इनफाइनाइट। वेवलेंथ निकालनी होगी, एनर्जी निकालनी होगी, वो खेलना होगा। बात समझ में आ गई? तो आपको ये टेबल याद करनी और ये सारे के सारे फॉर्मूले याद करने, ये ऑब्वियस है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। इसका अगला लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊं आपको अगले लेक्चर में, या फिर न्यूक्लियाई चैप्टर लेके आए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, मतलब यहाँ से न्यूमेरिकल ही आएगा, पूरे चांसेस तो यही है। तो अब आप बता दीजिए कि आप क्या चाहते हो, क्या इसके न्यूमेरिकल्स कराए जाएं पहले एक लेक्चर लेके जहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाए, या पहले न्यूक्लियाई कराया जाए। कमेंट सेक्शन में बताना, अगला लेक्चर मैं उसके हिसाब से ही रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पीपीटी वगैरह यहाँ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।